राम राम भाइयों, गुजस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं गुजर अमित राणा। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एसआर सिंह, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के डिप्टी डायरेक्टर हैं जयपुर में। और आज हम इनसे बात करेंगे किसान बिल के ऊपर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है किसान बिल और इस तरह की चीज़ों को बनाने में सरकार की मदद करता है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन सब बारे में और इनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल गुजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, अपना बेसिक एजुकेशन से और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बेसिकली एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, किनौरा नगली मेरा गांव है। अच्छा। और वहाँ मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक तरीके से प्राइमरी स्कूल में, जो गांव में जैसे स्कूल होते हैं उसी तरीके के स्कूल्स में प्राइमरी शिक्षा हुई है मेरी। और मैं कक्षा 5 तक वहीं गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद गांव से करीब 3-4 किलोमीटर दूर एक खानपुर कस्बा है, उस कस्बे में एक SL इंटर कॉलेज है, अभी भी है वो। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था 1983 में। उसके बाद कोई ऐसी दिशा देने वाला कोई ऐसा था नहीं कि भाई किस तरीके से दिशा लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन अपनी सोच के आधार पर ही फिर मुझे लगा कि मुझे कृषि की तरफ आना चाहिए। तो मैं फिर इंटर करने के लिए एग्रीकल्चर से मैं अमर सिंह डिग्री कॉलेज लखावटी की तरफ आया। अमर सिंह लखावटी कॉलेज है, वहाँ पर आया, जो मेरे गांव से करीब 12-14 किलोमीटर है। वहाँ मैं आया और वहाँ से फिर मैंने 85 में फर्स्ट क्लास इंटरमीडिएट किया। और BSc AG भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से 88 में किया। कहाँ से BSc AG कहाँ से? वो भी उसी AS डिग्री कॉलेज से किया, अमर सिंह डिग्री कॉलेज से, जो कि काफ़ी पुराना एग्रीकल्चर का जाना माना कॉलेज है। और मेरे विचार से RBS बिचपुरी के बाद उसका नंबर आता है, जो काफ़ी ब्रिटिश काल का कॉलेज है, जो हमारे राय बहादुर अमर सिंह साहब ने बनाया था, जो पाली घराने से थे। वहाँ से मैंने अपना BSc AG ऑनर्स किया और फर्स्ट क्लास किया। और उसके बाद फिर MSc AG भी मैंने उसी कॉलेज से एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में किया। 90 में ये एजुकेशन मेरी 90 तक कंप्लीट हो पाई। 90 में ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर अपने सामने ये चुनौती थी कि हमें नौकरी में जाना है, इतने पढ़े हैं तो निश्चित रूप से जॉब में जाना है। तो इस तरह की कोई मार्गदर्शन तो विशेष था नहीं, लेकिन एक मन में था कि हमें कुछ करना है और आगे बढ़ना है और इसकी तरफ हमको आगे जाना है। उसके बाद फिर मैं कंपटीशन की तैयारी के लिए मेरठ आ गया और मेरठ रह कर के तैयारी की। उसके बाद पहला ब्रेक हमको जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1993 में अगस्त में मिला, जो लघु उद्योग मंत्रालय में मिला। अच्छा। हाँ, तो उस समय लघु उद्योग मंत्रालय होता था, तो उस लघु उद्योग मंत्रालय में पहला ब्रेक मिला 1993 में। वहाँ से अपनी जीवन की गाड़ी की शुरुआत हुई। और वहाँ क्लास 2 ग्रुप 1 में हमको सिलेक्शन मिला और एक ही वैकेंसी थी और हिंदुस्तान भर से एप्लीकेशंस थी, लेकिन अपनी तैयारी ठीक थी, हम लोग तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अच्छा कमांड था अपने सब्जेक्ट पर। तो पहला ब्रेक वहाँ से मिला और एक नई दिशा मिली हमारे घर को भी, परिवार को भी और हमको भी। उसके बाद फिर 1993 के बाद ये सिलसिला शुरू होता गया। फिर 95 में कुछ स्कॉलरशिप्स आई, तो मैं उस समय PhD नहीं कर पाया था क्योंकि इमीडिएटली जॉब में आ गया था। तो PhD नहीं कर पाया था, तो वो एक दिमाग में थोड़ा सा था कि भाई हायर एजुकेशन और पूरी करनी है। उसके बाद मैं 95 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान से हम लोग 2 लोग नॉमिनेट हुए, जिनमें मैं भी एक कैंडिडेट था हायर स्टडी के लिए। और फिर मैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पर काम करने के लिए हायर स्टडीज़ पर UNDP फेलोशिप ले करके चाइना चला गया। अच्छा। और फिर तो उसके बाद फिर एक ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो फिर हमको लगा कि भाई दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है अभी। तो उस हिसाब से फिर वहाँ से लौटा। उसके बाद फिर हमने उस स्टेशन को डेवलप किया, खड़ा किया।
और आज वो स्टेशन परफ्यूमरी इंडस्ट्री और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेशन है। उस पर मैंने 10 साल काम किया और 2001 में मैंने उस स्टेशन के सब स्टेशन पर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोशन लेकर के उधर ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी वहाँ से शिफ्ट होकर के, मन में तो ये था कि भाई इतना बड़ा स्टेशन इतनी मेहनत करके खड़ा किया है तो उसको छोड़ना मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई इतना अच्छा स्टेशन है। लेकिन 97 में मेरी शादी हो गई थी, तो 97 में शादी होने के बाद मेरा पीएचडी का काम था, रुका हुआ था। तो उसमें जो मेरी मिसेज हैं उनका बड़ा योगदान था, क्योंकि वो एमए इंग्लिश से थी और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि तुम पीएचडी करो और हम लोग बैठ करके सारी जो थीसिस वगैरह इसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद पीएचडी मेरी 2000 में पीएचडी सबमिट हो गई और मैंने हायर स्टडीज़ के बाद फिर पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद फिर मुझे उस स्टेशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं स्केल अप हो चुका था, नेक्स्ट पोस्ट मिल गई थी, तो मैंने फिर उस स्टेशन को छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैं उस स्टेशन के सब स्टेशन पर आ गया जो धौलपुर में था। अच्छा। टेक्नोलॉजी सपोर्ट सेंटर फॉर वेटिवर इंडस्ट्री, ओके। जो एक खस होती है, एक खस पौधा होता है, उसके उद्योग में काम करने के लिए मैं यहाँ आ गया एज ए इंचार्ज बनकर। वहाँ मैंने काम किया, तो वहाँ भी हमें बरादरी का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि धौलपुर में बहुत सारे लोग हैं अपने, काफ़ी सपोर्ट मिला। वहाँ मैं रहा 5 साल तक। और 2005 में मुझे फिर एक और सेकंड ब्रेक लेने का मेरा मन हुआ, तो मुझे चांस मिला कृषि मंत्रालय में, भारत सरकार में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एक और स्केल ऊपर जाने का। तो मैं डिप्टी डायरेक्टर के स्केल में यहाँ आया जयपुर में 2005 में। अच्छा। और अगस्त में मैंने ज्वाइन किया इधर आकर के। और 2005 में यहाँ काम करते हुए तो जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर, ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और मैं बड़ा कहना चाहिए अपने आप को कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस स्टेशन में देश के लिए काम करने का मौका मिला। तो इस स्टेशन में बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान का पहला स्टेशन है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अच्छा। तो इसमें इतनी लंबी जर्नी तय करना, ये मतलब मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ लर्निंग बहुत है, बहुत अच्छा स्टेशन है जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो बेसिकली क्या क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट, क्या करता है ये इंस्टीट्यूट? बेसिकली हमारे ये एफएओ डिक्लेरेशन के बाद, जब 75 में एफएओ डिक्लेरेशन हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तब उस दौरान ये देश में इसकी आवश्यकता महसूस की गई। कभी किसान बहुत सारी चीज़ें पैदा तो कर लेता, लेकिन बिक्री के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो किसानों के लिए गाइडेंस का काम करे। तब एफएओ डिक्लेरेशन के बाद कागजों में चलता रहा काफ़ी समय तक, लेकिन अल्टीमेटली 1988 में इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई और इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। पहले वैसे इसको सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते थे, लेकिन बाद में कालांतर में नाम चेंज हुआ। और उसके बाद फिर चौधरी अजीत सिंह साहब हमारे मिनिस्टर बने, तो उसके बाद इसका नाम फिर एक बार चेंज हुआ। फिर इनका नाम चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया। हाँ, तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे एक अच्छे लीडर रहे हैं उस क्षेत्र में। तो वहाँ उसके बाद इस सेंटर में काम करने के, इस इंस्टीट्यूट में बेसिकली 5 मैंडेट हैं, जिसमें ट्रेनिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, एजुकेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी। ट्रेनिंग में हम हिंदुस्तान भर के ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जो हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। वो जो भी हिंदुस्तान भर में अच्छे कैडर के लोग आते हैं एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, उनकी सबकी प्राइम ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूशन में ही होती है और हम एज ए मेंटर उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। एक सेगमेंट तो ये हो गया। दूसरा सेगमेंट है हमारा रिसर्च। बेसिकली हम कोई हमारी वैसी रिसर्च नहीं है, हम बेसिकली जो अप्लाइड रिसर्च है, जो हिंदुस्तान में जो आम जनता के काम की है, ख़ासतौर से एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। जैसे अभी आप देखेंगे कि भाई प्याज के दाम कभी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, कभी दालों के दाम बढ़ जाते हैं, तो उस पर हम लोग ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और गवर्नमेंट को ये थॉट प्रोसेस देते हैं कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ये रिसर्च पार्ट था। एजुकेशन में हम लोग 2001 से एक MBA इक्विवेलेंट एक कोर्स चलाते हैं, PGDM ABM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये 2 साल का AICTE से अप्रूव्ड कोर्स है। मैं इस कोर्स का भी हेड हूँ। इसका मैं डिप्टी डायरेक्टर PGDBM के रूप में अपनी हैसियत से काम करता हूँ और डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से भी मैं इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। और
दो सेंटर हैं इंस्टीट्यूट के, जो बड़े सेंटर हैं जो देश में काम करते हैं, उनका मैं चेयरपर्सन भी हूँ, जिसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड सेंटर फॉर ICT एंड ई-नेम, इन 2 सेंटर का चेयरपर्सन हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत जो देश के लिए काम करने के लिए एक बड़ा मौका देती हैं। तो जी, ये जो किसान बिल बने हैं, इसके लिए भी क्या आपके इंस्टीट्यूट से कुछ इनपुट लिया गया है, या मतलब आपने इसमें कुछ? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट का इसमें ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे कोई फिल्म बनती है तो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों में से हम लोग रहते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में ही इन जो भी इनके कहना चाहिए एक तरीके से गाइडेंस थी, सजेशंस थे, जो इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया था और जो इसकी एक रूपरेखा थी, वो सारी हमारे इंस्टीट्यूट ने कंसल्टेंट्स की मदद से, एडवाइज़र की मदद से हम लोगों ने खुद बैठ करके इसको मई जून में कोरोना काल में हम लोगों ने इनको डिज़ाइन किया था। तो जो ये आ रहा है, इसमें एक सवाल आ रहा है कि भाई किसानों से इसमें कोई वो नहीं ली गई सलाह और किसानों से नहीं पूछा गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लिया गया कि नहीं लिया गया? नहीं, ये ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा कि किसानों से कोई सलाह नहीं ली गई। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और पीछे जाएंगे तो जो पिछली सरकारें हैं या पिछले नेता हैं या पिछले और जो इसकी स्ट्रीम रही है पीछे, आप देखेंगे हमारे किसान भाइयों को भी देखेंगे, किसानों को भी देखेंगे, उनके नेताओं को भी देखेंगे। तो अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो हम मानते हैं, हम देखते हैं कि ये किसानों की या किसान यूनियंस की या हमारे नेताओं की ये आज की मांग नहीं है, पहले से कुछ ये सन 66 से चली आ रही है, मतलब 66 से मांग बराबर चली आ रही है, 70 से चली आ रही है। शरद पवार जी थे कृषि मंत्री, उस समय भी ये मांग बराबर, ये इन्हीं बिलों पर सहमति थी, इन्हीं बिलों की मांग करते थे। और मनमोहन सिंह साहब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उस समय भी इसकी मांग उठी थी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर्स रहे, उस समय भी ये मांग उठी। और माननीय अजीत सिंह जी रहे हैं हमारे, ये भी कृषि मंत्री रहे थे, उस समय भी ये मांग थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रातों रात या 2-4 महीने में बनकर तैयार हो गई। तो अब इतना विरोध क्यों हो रहा है फिर इन बिल्स का? नहीं, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ग्राउंड वर्क होना चाहिए। इसमें किसानों को समझाने में कहीं छोटी मोटी चूक रही होगी, जिससे किसान उस चीज़ की धरातल पर उसको समझ नहीं पा रहा है। इसमें सरकार ने किसान के अहित में कोई फैसला नहीं लिया है और ये सरकार ने कोई रातों रात भी नहीं लिया है। अगर हम जैसे सोचें कि भाई ये मोदी सरकार ने आकर के इसको बहुत जल्दी में पास कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बहुत लंबे समय से चली आई मांग को एक तरीके से सरकार ने किसानों के ऊपर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स, विभिन्न प्रकार के किसान के एक तरीके से मनमाना जो मंडियों में टैक्स वसूली रहती है, बिचौलिए उसको अपने जाल में फंसाए रहते हैं, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने इन बिलों के माध्यम से किसान को एक आज़ादी दी है। उनको कहा है कि तुम उसके पास कोई पाबंदी नहीं है, किसान को कहीं पाबंद नहीं किया है कि तुम ई-नेम में बेचिए, आप इसको मंडी में बेचिए, या आप इसको APMC में बेचिए, या कहीं अपने खेत से बेचिए, साइलो से बेचिए, या वेयरहाउस से बेचिए, या गोडाउन से बेचिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस हैं जिसमें किसान को कुछ भी चुनने की आज़ादी है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो बस इसमें जो डर है उन्हें किसानों को वो ये है कि भाई अगर जो है ये मंडियां जब शुरू में तो 5-6 साल तक बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत पैसा देंगे, उस दौरान जब पैसा ज़्यादा मिलेगा किसान को तो सब प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे, और उस वक्त जब आपकी जो मंडियाँ हैं उसमें कोई ख़रीदार नहीं जाएगा या वहाँ कुछ काम ही नहीं होगा तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर मोनोपोली हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की, जैसे कि BSNL एक ख़त्म हो गया और जियो ने उस पर पूरी मोनोपोली कर ली। तो ये जो डर है, ये डर कहाँ तक वाजिब है? नहीं, देखिए, जहाँ तक हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दखल है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, और चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे हमारे टेलीफोन हो, मोबाइल्स हों, हर जगह टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लगातार निरंतर सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप उसके निरंतर सुधार नहीं करेंगे और दूसरा कोई बराबर उसमें सुधार करता जा रहा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप जानते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था है ये उपभोक्तावादी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारा कंज्यूमर है, हम उसी के लिए सब बिजनेस करते हैं। किसान भी खेती उसी के लिए करता है, बिजनेस कंपनी भी बहुत सारी बिजनेस उसके लिए करती हैं। और हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय रहते अपने आप को वो बदलाव नहीं ला पाई, वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं। अगर आगे आने वाले समय में मंडियां अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं देंगी, किसानों को अच्छी सुविधाएं नहीं देंगी, अच्छा लॉ पॉलिसी एनवायरनमेंट नहीं देंगी, अच्छी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं देंगी, तो निश्चित रूप से मंडियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसकी वजह से ये डर बना हुआ है।
लेकिन इसके अलावा अगर हम एक विपरीत उदाहरण लें, जैसे 90 में कंप्यूटर आया था और कंप्यूटर के आने के बाद हम लोगों ने शायद पहली बार कंप्यूटर 1990 में देखा था। उस समय हम मेरठ पढ़ रहे थे, तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज था कि भाई कंप्यूटर सभी लोगों की नौकरियां ख़त्म कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर से ही सारे काम होंगे। बैंक में भी कंप्यूटर से काम होगा, टाइपिंग भी कंप्यूटर ही करेगा और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर ओरिएंटेड हो जाएंगी। लेकिन मुझे पिछले 30 सालों में कहीं भी एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिला कि कंप्यूटर ने किसी आदमी की नौकरी ली हो। और आज कंप्यूटर ने लाखों लाख, हज़ारों हज़ार, करोड़ों नौकरियाँ कंप्यूटर ने अपने फील्ड में लोगों को दी हैं, डिफरेंट फील्ड में। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, उन्नत नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो पीछे रह जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं एजुकेशन को दूंगा, एजुकेशन के क्षेत्र में देना चाहूँगा। आज आप देखिए हमारे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, पहले जब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की परमिशन दी, प्राइवेट स्कूल्स की परमिशन दी। ऐसे ही अगर प्राइवेट मंडी की परमिशन आप देते हो तो इसका मतलब ये कतई ना लगाया जाए कि जो हमारी सरकारी मंडियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। पर सरकारी मंडियों को, कंज्यूमर को वो सुविधा ज़रूर देनी पड़ेगी जो प्राइवेट मंडी दे रही है। आज प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहा है बच्चा? सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में, 6 सालों में आप आज देखिए कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल्स हैं, आज आप देखिए वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, रोज़ बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी। मंडियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, FPO बनाने के लिए, जो 10,000 FPO जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, इनको बनाने के लिए और मंडियों को आगे उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। तो मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, जैसे हम मंडियों की आज बात करें, केवल 18% मंडी देश में ऐसी हैं जिनमें एक आधारभूत संरचना है, जो मतलब बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो एक कहना चाहिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है, बाकी में नहीं है। तो उनमें भी आपको ये लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मंडियों में ख़त्म होने वाला जो डर है ये किसान को अपने मन से निकाल देना चाहिए। इस तरह का कोई इशू नहीं। एक और डर है किसानों के मन में कि इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके अंदर जब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो चाहें तो किसान के साइन करा के उसकी ज़मीन पे लोन ले सकते हैं, और कल को अगर वो बीच में अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दें तो ज़मीन तो वहाँ पे बंद गई लोन में, तो वो किसान के ऊपर पड़ेगी। वो किसान कैसे बचाएगा अगर बीच में पार्टी भाग जाए जो प्राइवेट प्लेयर? ये एक डर है। नहीं, देखिए इसमें ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था इस तरीके से है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाना पड़ेगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट ये ऐसा नहीं है कि ये जून 2020 में आए हुए एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है। पिछले 20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में चल रही है। महाराष्ट्र में चल रही है, शरद पवार जी खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में चल रही है, सारी सरकारें जानती हैं, और पंजाब में तो सबसे पहले आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। खुद सरकार जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और कई गवर्नमेंट रही वो लेकर के आई। उसमें तो यहाँ तक प्राविधान था, जो पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, कि किसान को जेल तक हो जाती थी, ये तक प्राविधान है। लेकिन इस जो नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, इसमें प्राविधान क्या किया? इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि अगर इसमें सबसे पहली बात ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज आपने दूधिया से पेशगी ले ली, दूधिया से पेशगी ले लिया पैसा, और आपका दूधिया दूध लेने आ रहा है, आपका दूध ले जाएगा, दूध ले जा रहा है, लेकिन आपकी भैंस को तो खोल कर नहीं ले जाता, हो दूध ले जाता है केवल आपका। ऐसे ही जब आपका किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, वो पहले जो एग्रीमेंट थे वो इतने लचर थे, उनमें इतने लूप होल थे कि किसान को ठगा जा सकता था। लेकिन इनको, क्योंकि हम इनमें अंदरूनी तौर पर इन्वॉल्व हैं, तो हम जानते हैं कि इनको किस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं, उपज का एग्रीमेंट है, केवल उपज का एग्रीमेंट है। दूसरी बात, ज़मीन पर, किसान की ज़मीन पर कोई भी संरचना, अल्ट्रेशन, बिल्डिंग, मकान, ट्यूबवेल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी नहीं बना सकती, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। लोन का तो है, लेकिन लोन का भी प्रोविज़न नहीं है, ये भी प्रोविज़न नहीं है। और इसमें ये चीज़ है कि अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल, इसमें देखिए कितना अच्छा व्यवस्था गवर्नमेंट ने दी, वो मैं क्लॉज आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कोई मैंने मान लिया किसी कंपनी, ए कंपनी से बी कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया, और कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल चौपट हो गई, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक फोर्स मेजर रखा है। फोर्स मेजर क्या क्लॉज होता है? वो ये क्लॉज होता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दोनों कंपनियां म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गई, ना मैं सप्लाई कर सकता और ना आप ले सकते, मेरे पास माल नहीं। तो उसमें ये प्रावधान दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब दूसरा प्रावधान मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रावधान ये है इसमें कि जब गवर्नमेंट ने
मान लिया मैंने एग्रीमेंट किया और मैंने आपसे कोई भी इनपुट नहीं लिया है, ना तो मैंने कोई पैसा आपसे लोन लिया है, ना ही मैंने पैसा कोई पेशगी लिया है, ना ही मैंने टेक्नोलॉजी आपसे हायर की है, ना ही मैंने आपसे बीज लिया है, मैंने कुछ भी आपसे नहीं लिया है। केवल आपने जो मुझे बताया है वो फसल मैंने आपके लिए उगाई है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहूँ तो मैं बिना किसी भी हील हुज्जत के, बिना किसी परेशानी के उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता हूँ। किसान उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है बशर्ते उसने उससे कोई इनपुट नहीं लिया है, कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन एक दूसरा मुद्दा ये आता है कि किसान ने हो सकता है उससे लोन ले लिया हो, या किसान ने उससे पैसा ले लिया हो, या किसान ने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में कुछ धनराशि ले ली हो, या कोई बीज के रूप में धनराशि ले ली हो। तो उसमें भी प्रावधान ये डाला गया कि जितना किसान ने आपसे पैसा लिया है और किसान एग्रीमेंट से बाहर जाना चाहता है तो उतना पैसा बिना ब्याज के एजेंसी को लौटा करके भी किसान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकती, उसको रोका है गवर्नमेंट ने। किसान को फ्री किया है, उसको रोका है, उस पर ये नियम लागू नहीं होता, किसान पर लागू होता। किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है, जितना पैसा लिया वो पैसा बिना ब्याज के लौटा दे, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाओ। प्लस दूसरे, अगर उसमें ये भी प्रोविज़न है कि जब हम लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रेट तय करते हैं, पता चली मैंने कहा कि भाई मैं 40 रुपये किलो कोई रेट आपसे तय कर रहा हूँ, पता चली जब बाज़ार में क्रॉप आई तो पता चली 50 रुपये किलो बिक रहा है, और अगर किसान ने एजेंसी के साथ कोई पैसा नहीं लिया है, कोई धनराशि नहीं ली, मतलब उसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसके ऊपर नहीं है, तो भी किसान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है, लेकिन एजेंसी नहीं बाहर जा सकती। दूसरी बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले जो एग्रीमेंट होते थे वो लीगलाइज नहीं थे, अभी जो एग्रीमेंट है इसको कम्प्लीटली लीगलाइज कर दिया गया है। आप अगर मान लिया मैं आपसे कोई पैसा लेता हूँ तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनेक्सर्स नहीं थे, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे एनेक्सर्स लगाए। आप जो भी विल एंड विश है आपकी लिखो, एनेक्सर जोड़ दो, जो भी लिखो एनेक्सर लगा दो आप। जो भी मान लिया आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा रेट 40 रुपये तय हो गया, अगर बाज़ार में उस समय रेट बढ़ गया तो मैं इतने % बढ़कर रेट की डिमांड करूँगा, या वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, प्रोविज़न डाल दो उसमें। और अगर रेट कम हो गया तो एक सर्टेन अमाउंट, इतना कम पर भी मैं आपका माल खरीद लूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो। आज जो भी एग्रीमेंट आप किसी एजेंसी के साथ कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि उसमें कोई भी एग्रीमेंट का कोई भी पॉइंट बिना लिखे ना छोड़ें। जो भी आप चाहते हैं, पैसा लिया है लिख दें, ब्याज कितना चार्ज करोगे लिख दें, कितनी क्वालिटी का बीज दोगे लिख दें, उसका पैसा कैसे चार्ज करोगे लिख दें, बिना लिखे ना छोड़ें, और उसको डिजिटाइज करके अपने कंप्यूटर के उस पर डेस्कटॉप पर सेव करें। एक और सवाल है, ये जो मुद्दा जो उठाया है किसानों ने कि इस पे एमएसपी निर्धारित तो की गई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती, मतलब उस पर अक्सर ख़रीदारी नहीं होती है। तो जो किसान चाहते हैं कि भाई इसे भी फिक्स कर दिया जाए कि अगर एमएसपी बना दी जाए तो फिर हर आदमी के लिए ये कानून होना चाहिए कि वो उसी पे खरीदे। इस पे सरकार क्यों इसे फिक्स नहीं कर रही? हाँ, इसका ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, एमएसपी लिखित कानून नहीं है, एमएसपी एक भरोसा है, सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन, और ये उस कंडीशन में किसान की मदद करता है जब उसके माल को बाज़ार में कम दामों में कोई ख़रीदार खरीद रहा होता है। जब उसके दाम बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएं, उस कंडीशन में किसान की मदद करता है। मान लिया आज आलू है या मान ली गेहूँ है, गेहूँ बाज़ार में आज 1000 रुपये क्विंटल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मक्का का रेट 1200-1300 रुपये गया, लेकिन सरकार 1850 रुपये एमएसपी मक्का खरीद रही है ना, तो कम रेट पर किसान को संबल प्रदान करती है, सपोर्ट देती है। लेकिन ये कोई मतलब ये एक भरोसा है, आश्वासन है, गारंटी नहीं है, ये देती है। लेकिन अगर ये कानून, जैसे अभी किसानों की मांग है कि भाई एमएसपी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, इसको एक कानूनी जामा दिया जाए, या इसको एक तरीके से कोई भी इससे नीचे खरीदेगा तो उसकी जेल होनी चाहिए या उसको ये होना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर मान लिया हमने कह दिया कि भाई इतने से, अब जैसे हम ये देखिए जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, जो पैदा होती हैं, ये क्या है कि ये विभिन्न क्वालिटी की पैदा होती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई टाइटन ने घड़ी बना दी सब एक जैसी हैं। वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, पानी, किसान की देखरेख, इनपुट कैसा लगा है, खाद पानी, बीज, हमारा बीज कैसा है, इंसेक्टिसाइड कैसे दिए, उसके हिसाब से फसल पैदा होती है।
अब अगर आपने एक गेहूं के लिए एक एमएसपी तय कर दी, इसके इम्प्लीकेशंस देखना कितने, जिसको लोग इसकी गंभीरता से नहीं लेते। आपने बता दिया कि भाई ये गेहूं है और ये गेहूं इतने से नीचे गेहूं की कोई खरीदारी नहीं होगी, और जो खरीदारी करेगा वो जेल हो जाएगी उसकी। अगर गेहूं उस कैडर का है, उस ग्रेड का है, उस वैरायटी का है तो चला जाएगा, लेकिन जो लोअर ग्रेड का है वो नीचे, फिर उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इसमें भी किसान के लिए समस्या पैदा होगी। क्यों कि हम जब ये तय कर देंगे कि भाई ये गेहूं इस रेट से नीचे नहीं बिकेगा, और जो बिकेगा तो उस पर पनिशेबल ऑफेंस है, तो जो गेहूं उस रेट का वो तो बिक जाएगा, लेकिन जो दोयम दर्जे का या सोयम दर्जे का नीचे रह गया उसको कौन खरीदेगा नीचे वाले दामों में। तो इसमें ये एमएसपी देने में ये अब जो सिस्टम है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कोई ए बी सी डी कैटेगरी का भी गेहूँ है तो वो भी सब बिक जाता है, वो भी बाज़ार में खपत हो जाती है। तो इस वजह से जो एमएसपी है, जो गवर्नमेंट, जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को बंद हो जाएगी, इसको बंद कर दे, इसको कानूनी जामा दे दिया जाए, तो एमएसपी कभी ना तो बंद हो सकती, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बाकायदा एक CACP बना रखा है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो पूरा सिस्टम को देखता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि हमारा कहना चाहिए एक तरीके 60% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, तो एग्रीकल्चर को तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर रही है, उनके सिंचाई के लिए पूरे साधन जुटा रही है, उनको किसान सम्मान निधि दे रही है, और बिजली पानी के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, खाद वगैरह वगैरह पे सब्सिडी दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले कई वर्षों से कृषि को इस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया जिस तरीके से कृषि को अब एड्रेस किया गया है। एक लास्ट आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या, मैं ये चाहूँगा कि आप, चूँकि आपके यहाँ एक PGDBM का कोर्स चलाया जाता है बाकायदा एग्रीकल्चर पे, तो जो हमारे समाज के बच्चे हैं जो इस फील्ड में एग्रीकल्चर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहें, उन्हें संदेश देना चाहें कि कैसे वो सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, या कोई स्टार्टअप चालू करना चाहें उनके लिए? जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में अभी देखिए, ये बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसमें बहुत ऑप्शंस हैं काम करने के लिए, और हमारे समाज के बच्चों के लिए भी इसमें एक्चुअली हम लोग, एक तो जो हमारा PGDBM कोर्स है, जो बच्चे BSc करके आते हैं, मेरठ से बहुत सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बच्चे आते हैं, मेरठ की जनरल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे BSc कर रहे हैं और BSc करने के बाद MSc करते हैं, तो वो बच्चे BSc करने के बाद MSc में ना जाएँ, क्योंकि तब भी जॉब की श्योरिटी नहीं होती। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में हम एक कोर्स जो चलाते हैं 2 साल का, AICTE से अप्रूव्ड कोर्स है, और वो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाएं और यहाँ से 2 साल का एक कोर्स करें, तो उन बच्चों की 100% जॉब श्योरिटी है। पिछले 20 सालों से हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। अच्छा। और अभी हमारे केवल 6 बच्चे अनप्लेस्ड हैं, जबकि अभी उनके फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे युवा बच्चे हैं जो इस पीढ़ी में काम कर रहे हैं और एजुकेशन में आगे आना चाहते हैं, कि वो BSc करने के बाद MSc की तरफ, अगर वो वास्तव में वो कॉरपोरेट में आना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ में जाना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स की तरफ बढ़ें, क्योंकि एग्री बिजनेस में MBA कराने के लिए हिंदुस्तान में गिने चुने इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूशन आता है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो BSc करें, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर हो, वेटनरी साइंस हो, या एलाइड एग्रीकल्चर हो, या बॉटनी के बच्चे हों, और अब तो अदर फील्ड्स के लिए भी हमने इसको खोल दिया है ताकि कॉम्पिटिटिव बच्चे हमको मिल सकें। वो बच्चे आकर के 2 साल हम उनको रिगरस पॉलिसिंग करते हैं उनकी, और उनको कैंपस से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते, अलाउ नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके से, और उनको 2 साल हम पढ़ाने के बाद, और उनके सबके 100% प्लेसमेंट होते हैं। अभी जैसे कल 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 12.5 लाख रुपए के पैकेज पे हुआ है। तो जो बच्चा BSc करके आता है, तो यहाँ 2 साल में उसको हम, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन केवल पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम भी करते हैं, तो हमारे बच्चों को और इंस्टीट्यूशन के मुकाबले प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा मिलता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन की ये एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है उन बच्चों के लिए। दूसरे जो कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जो पढ़ लिख करके कुछ और अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर है RKVY में, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, वो RKVY में डॉक्टर रमेश मित्तल साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वो इसको देखते हैं, और उसमें हम हिंदुस्तान भर से, मज़े की बात ये देखिए कि इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कोई एज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी भी एज ग्रुप का आदमी, केवल उसके पास आइडिया होना चाहिए। अच्छा। अगर उसके पास सेलेबल आइडिया है तो हम उसको तराश करके हीरा बनाने का काम करते हैं, और वो उस आइडिया को लेकर के हमारे पास आए। आइडिया स्टेज पर अगर उसके पास केवल आइडिया है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है और काम करने की झील है, तो उस आइडिया स्टेज पर हम उनको 5 लाख रुपए देते हैं, जो 1 टाइम ग्रांट इन एड है, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है।
और वो बच्चे को फिर हम 5 लाख रुपए देने के बाद उसकी 3 महीने की ग्रूमिंग करते हैं। हमारे यहाँ ग्रूमिंग होती है उसकी इंस्टीट्यूशन में, और उसके बाद वो अपने आइडिया पे काम करता है और वो उसको आगे ले जाता है। चाहे वो छोटी इंडस्ट्री बनाए, चाहे कोई स्टार्टअप बनाए, चाहे कोई इंक्यूबेशन बनाए, जो चाहे कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, इसी में हमारा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी के पास आइडिया है और उस आइडिया के ऊपर वो काम करते करते कोई प्रोडक्ट छोटा मोटा बना लिया है। वो थोड़ा आइडिया स्टेज से थोड़ी ऊपर की स्टेज है, सेकंड स्टेज है। उसमें हम 25 लाख रुपए देते हैं और उसको भी पूरे साल हैंड होल्डिंग करते हैं और उसके प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग बताते हैं, उसकी पूरी हम ग्रूमिंग करके उसको मार्केटेबल बनाने का प्रयास करते हैं पूरा। फिर वो अपने आप सस्टेन कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे समाज से ही एक बुद्धि प्रकाश गुर्जर हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो जहाँ पानी की कमी है और 10% पानी में ही खेती ग्रो कर सकते हैं आप। तो वो ऐसा जेल टाइप का प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो ज़मीन में डाल देते हो तो पानी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, पानी को नीचे नहीं जाने देता, उड़ने नहीं देता, सूखने नहीं देता। तो वो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की वजह से उनको इस रिसर्च में जापान में भी और कई देशों में उनको अवार्ड मिला है। तो ऐसे बच्चे हमारे आएँ आगे और हमारे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन में भी फ़ायदा लें, ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उसमें फ़ायदा लें, और जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद समाज के बच्चे आगे आएंगे, आपके इंस्टीट्यूट में जो उन्हें चाहिए टिप्स वो लेने आपके पास आएंगे। और गुजस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा साहब, मुझे वक्त दिया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। थैंक यू।